देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 2 पढ़ रहे थे। अब इसके बाद जो है सेक्शन 16 से अपन पढ़ेंगे महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, सेक्शन 16। ये सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, छोटी मोटी चीजें अंदर आई हैं वो भी याद रखना है। तो ये है महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, ठीक है। धारा 16 में बताया गया है। देखिए इसको पढ़ते हैं, पहला क्लॉज क्या कहता है इसका। पहला क्लॉज कहता है प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो कह रहा है जितनी संख्या में आवश्यक हो उतने, कहाँ पे, महानगर क्षेत्र में। महानगर क्षेत्र कौन से, जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र महानगर क्षेत्र कहलाते हैं। और उन क्षेत्रों की बात कह रहा है कि उन क्षेत्रों में महानगर न्यायालयों की स्थापना की जाएगी राज्य सरकार द्वारा, इसके परामर्श से, हाई कोर्ट के परामर्श से की जाएगी। और कितनी संख्या में होगी, जितनी आवश्यक होगा उतनी संख्या में। तो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा इनका स्थापना। राज्य सरकार किसके परामर्श से करेगी, परामर्श होगा हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के परामर्श से करेगी। कितनी संख्या में, जितने आवश्यक हो उतनी संख्या में, है ना। तो जितने भी आवश्यक होंगे उतनी ही संख्या में राज्य सरकार स्थापना करेगी, परामर्श लेगी वो हाई कोर्ट का। दूसरा कहता है, अब जब स्थापना हो जाएगी स्वाभाविक सी बात है इसके पीठासीन अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी, इसका हेड जो अधिकारी होगा उसकी भी नियुक्ति की जाएगी। तो वो दूसरा क्लॉज उसी से संबंधित है। ऐसा कह रहा है ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इनके पीठासीन अधिकारी, कौन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट। नियुक्ति की बात अब आए तो आप ध्यान आंख मूंछ के लगा सकते हो कि हाई कोर्ट करता है। स्थापना की बात आए तो राज्य सरकार करती है। हाँ, परामर्श जरूर वो हाई कोर्ट से लेगा, क्योंकि न्यायालय की बात है, इसलिए हाई कोर्ट के परामर्श की आवश्यकता है। तो हाई कोर्ट से परामर्श लेगा। और नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति हाई कोर्ट करेगा। जो अधिकारी होंगे, जो भी उसमें न्यायाधीश बैठेंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। जो भी पीठासीन अधिकारी है उसकी नियुक्ति के बारे में कहना है, तो पीठासीन अधिकारी जो है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा, है ना। तीसरा क्लॉज देखिए क्या कहता है। तीसरा क्लॉज कहता है प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार महानगर क्षेत्र में सर्वत्र होगा। ये तो आप जानते हैं कि इनका अधिकार क्षेत्रता कहाँ होगी, महानगर क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में, है ना। तो महानगर क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र में, संपूर्ण पीछे लिखी है, तो महानगर क्षेत्र है उसके संपूर्ण क्षेत्र में क्या होगी, इनकी अधिकारिता होगी। जहां ये अधिकारिता रखते हैं, इनकी महानगर में स्थापना की जा रही, तो महानगर क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र में क्या हो, जो महानगर मजिस्ट्रेट है उनकी अधिकारिता होगी। तो इसमें केवल 3 ही क्लॉज थे। पहला क्लॉज स्थापना से संबंधित है, राज्य सरकार करता है न्यायालय की स्थापना, महानगर जो न्यायालय है उसकी स्थापना। उसके अधिकारियों की नियुक्ति या पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, हाईकोर्ट करता है। और इनकी अधिकार क्षेत्रता कौन होती, महानगर क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र में इनकी अधिकारिता होती। ये आपका सेक्शन 16। अब सेक्शन देखिए 17। सेक्शन 17 है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। जैसे महानगर क्षेत्र से भिन्न होते हैं क्षेत्र, उसमें मुख्य सीजीएम होता है, उसी तरीके से महानगर मजिस्ट्रेट में जो होता है, तो जो सीजीएम होता है एक तरीके से सीजीएम ही होता है। अगर उस सीजीएम की नियुक्ति महानगर मजिस्ट्रेट में, महानगर क्षेत्र में होती है, तो उसको मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बोला जाता है। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, साथ ही साथ अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दोनों की बात कर रहा है। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दोनों की नियुक्ति से संबंधित है धारा 17। सेक्शन भी याद रखना है, ये सेक्शन भी पूछे जाते हैं। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से संबंधित है सेक्शन 17। इसमें भी पहला क्लॉज देखिए, पहला क्लॉज क्या कहता है। देखिए पहला क्लॉज कहता है उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। क्या कह रहा है, कौन नियुक्त करता है महानगर मजिस्ट्रेट को, हाई कोर्ट।
युक्ति की बात कह रहा है ना, तो ये कह रहा है कि अपनी अधिकार क्षेत्रता में, हाई कोर्ट की जो भी अधिकार क्षेत्रता है उसमें अगर कोई महानगर क्षेत्र आता है तो उस महानगर क्षेत्र की स्थानीय अधिकारता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, जितने भी महानगर क्षेत्र में, हर महानगर क्षेत्र में हाईकोर्ट क्या करेगा, एक महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगा। जितने भी महानगर क्षेत्र हो, मान लीजिए मध्य प्रदेश है अपना, इन मध्य प्रदेश में जितने भी महानगर हैं, है ना, तो वहाँ जो महानगर होंगे उनमें जितने, जैसे मान लीजिए 3 या 4 महानगर हैं अपने यहाँ, तो 4 महानगर हैं, तो उन 4 महानगरों में क्या करा जाएगा, हाईकोर्ट क्या करेगा, एक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगा, है ना। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां जिसका उच्च न्यायालय निर्देश दे होगी। यहाँ भी हाई कोर्ट करता है, किसकी नियुक्ति करता है, अपर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट की। यहाँ किसकी नियुक्ति करता है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है पहले वाले में। और अगर हाई कोर्ट को लगता है मजिस्ट्रेट है उसी लगता है, तो वो उप महानगर मजिस्ट्रेट, सॉरी अपर है, अपर महानगर मजिस्ट्रेट की भी क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। और साथ ही साथ ये कह रहा है अपर महानगर मजिस्ट्रेट को जो भी शक्तियां वो आवश्यक समझे वो शक्तियां प्रदान कर सकता है। कौन सी शक्ति, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां होती हैं वही शक्तियां वो अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को भी प्रदान कर सकता है, या उनमें से कुछ शक्तियां जो भी वो देना चाहे वो शक्तियां उनको प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो दोनों इसकी नियुक्ति से संबंधित, केवल सेक्शन याद रखना है आपको है, और केवल इतना याद रखना कि हाई कोर्ट करता है बस, और कुछ इसमें ज्यादा खास है नहीं। देखिए 18, देखिए सेक्शन 18, ये क्रम से याद रखना, पूरे 25 तक जो सेक्शन है ना क्रम से याद रखना, क्योंकि यहाँ सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और ये थोड़ा ये आता है और थोड़ा ये आता है कि राज्य कहाँ स्थापना से संबंधित तो हाई कोर्ट से संबंधित। ठीक है, अब देखिए इसके बाद होता है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। विशेष, ये विशेष वाले सेक्शन स्पेशली अलग से याद रखना, इनमें से एक सेक्शन जरूर पूछा जाता है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संबंधित जो सेक्शन है वो पूछे जाते हैं, तो उनको अलग रख के याद करेंगे आप। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट ये कुछ समय के लिए कुछ विशेष मैटर जो होते हैं कुछ उनके लिए नियुक्ति की जाती है। तो इसमें दोनों को शक्ति होती है, ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें नियुक्ति करने की शक्ति किसको होती है। पहला क्लॉज पढ़ लेते हैं अपन। देखिए पहला क्लॉज कहता है यदि केंद्र सरकार, केंद्र या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी महानगर क्षेत्र में किसी में विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकती। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनुरोध करता है, केंद्र और राज्य दोनों ही कर सकते हैं, किससे अनुरोध करते हैं, हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि कोई विशेष मामला है या कोई विशेष अधिनियम वगैरह है उसके लिए किसी महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करना चाहते हैं वो लोग, तो हाई कोर्ट से वो अनुरोध करते हैं और हाई कोर्ट उस अनुरोध के अनुसार में क्या करता है, विशेष महानगर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर सकता है। तो नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट ही करता है, विशेष महानगर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करता है। अनुरोध कौन करता है, अनुरोध केंद्र और राज्य सरकार दोनों कर सकते हैं, दोनों कहते हैं अगर नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। तो ये कह रहा है किसी जो भी महानगर क्षेत्र होता है वहां पे महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हाई कोर्ट द्वारा की जा सकती है और जो भी उनकी अधिकारता है उनके भीतर वो जो भी शक्तियां देना चाहे वो शक्तियां क्या कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट को प्रदान कर सकता है स्थानीय अधिकारता के भीतर। विशेष जो मामले होते हैं या विशेष वर्ग के जो मामले होते हैं उनको निपटाने के लिए जो संहिता में जो शक्तियां दी गई हैं उसके अधीन सभी या कोई भी शक्तियां, जो भी शक्तियां वो देना चाहे संहिता के अधीन रहते हुए वो उनको शक्तियां प्रदान कर सकता है। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा नहीं इसका परंतु भी है भी, परंतु देखिए क्या कहता है, यहाँ परंतु यहाँ लिख लेते हैं। परंतु कहता है ऐसी कोई भी शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय द्वारा नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो ये कह रहा है किसी ऐसे व्यक्ति को कोई शक्ति नहीं दी जाएगी जो विधिक योग्यता ना रखता हो, सीधा बात है विधिक योग्यता।
कैसी योग्यता होनी चाहिए, मतलब विधि का ज्ञाता हो, विधि की नॉलेज हो, विधि का ज्ञान रखता हो, ऐसे ही व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, अन्य को नहीं। तो इसमें लिखा किसी भी विभाग का, किसी भी विभाग में हो सकता है उसे विशेष न्यायाधीश बनाया जा सकता है, लेकिन वो विधिक योग्यता रखता हो, है ना। अगर कोई व्यक्ति विधिक योग्यता नहीं रखता है तो फिर उसको विशेष न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। विशेष न्यायाधीश, अब आप विधिक नियुक्ता, क्योंकि कई ऐसे पद होते हैं ना जहाँ विधिक योग्यता होती है ना। कई ऐसे विभाग हैं जहाँ विधिक अधिकारी होते हैं, विधिक अधिकारी है, जैसे आप परीक्षा दोगे डीएलओ विधिक, उसको भी बना सकते हैं क्योंकि वो विधिक योग्यता रखता है ना। एडीपीओ भी रखता है ऐसे, तो कई विभाग होते हैं, न्यायाधीश तो रखते ही रखते हैं। तो ऐसे कई विभाग होते हैं जहाँ कई अधिकारी, तो उनमें से किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है, विधिक योग्यता रखता हो, है ना। अगर कोई व्यक्ति विधिक योग्यता रखता है तो उसको स्पेशल न्यायाधीश या विशेष न्यायाधीश बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त एक ही है कि विधिक योग्यता रखता हो, विधि का ज्ञाता हो, विधि की योग्यता रखता हो। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त करे। तो इसकी अवधि कितनी होगी, वहां भी 1 वर्ष थी और यहाँ भी कितनी होगी, 1 वर्ष। क्या कहलाएंगे, सीधी सी बात है, वो विशेष जो है महानगर मजिस्ट्रेट के नाम से कहलाएंगे। इनका नाम क्या होगा, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट जो लिखा है, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के नाम से कहलाएंगे और इनकी एक बार में नियुक्ति की जाएगी 1 साल के लिए। एक एक साल करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में नियुक्ति कितने साल के लिए की जाएगी, 1 वर्ष के लिए। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी याद रखें कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन दोनों की नियुक्ति 1 साल के लिए होती है, एक बार में, है ना। एक एक साल करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट करेगा तो नियुक्ति कितने साल के लिए होगी, 1 साल के लिए होगी, है ना। तो ये भी याद रखना है आपको। तीसरा देखिए इसका क्लॉज क्या कहता है, तीसरा कहता है यथा स्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। ये कह रहा है यथा स्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, दोनों है, कौन, और क्या लिखा है, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, या राज्य सरकार, दोनों है। यहाँ दोनों की बात हो रही है, हाई कोर्ट भी कर सकता है और राज्य सरकार भी कर सकती है। क्या कर सकती है दोनों, किसी महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाहर, जो महानगर मजिस्ट्रेट जो है, महानगर मजिस्ट्रेट को अगर वो महानगर क्षेत्र के बाहर जाता है तो उसको कौन से मजिस्ट्रेट की, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की, प्रथम वर्ग फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकती है। वो मतलब महानगर क्षेत्र के बाहर जब जाता है तो वो किस मजिस्ट्रेट की शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। यथा स्थिति लिखा है कि हाई कोर्ट भी दे सकती है उसको ये पावर, और राज्य सरकार भी दे सकता है कि जब ये मजिस्ट्रेट हाई मतलब महानगर क्षेत्र से बाहर जाएगा तो कौन से मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा, है ना। ये हो गया आपका 18। अब सेक्शन देखिए 19 है, महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। अधीनस्थता है, ये किसके अधीन होंगे, यहाँ आ जाएगा। ये कह रहा है महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, मतलब ये किसके अधीन रह करके कार्य करेंगे, इनका ऊपर कौन होगा। जैसे सीजीएम होता है वैसे ही यहाँ है, कोई प्रक्रिया, बस उसमें मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लग जाएगा, है ना। तो सेम है जो सीजीएम वाला था वही उसी तरीके से है, जैसे न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं सीजीएम के अधीन होते हैं, वैसे ये जो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे वो किसके अधीन होंगे, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। तो मुख्य महानगर शब्द जो हो जाता है बस, और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और सीजीएम दोनों बराबर ही रैंक के होते हैं, एक ही होते हैं। जब सीजीएम महानगर क्षेत्र में चला जाता है तो उसको मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बोल देते हैं, जब वो महानगर क्षेत्र से बाहर आ जाता है, नहीं महानगर क्षेत्र चला जाता है तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बोलते हैं, और अगर महानगर क्षेत्र से बाहर आ जाता है तो उसको सीजीएम बोलते हैं, सेम रैंक के होते हैं ना। जैसे कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी है ये, अगर ये महानगर क्षेत्र में है तो इसको महानगर मजिस्ट्रेट बोलेंगे, और अगर महानगर क्षेत्र से बाहर चला जाएगा तो इसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बोल देंगे, ठीक है। न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से रहता, रैंक सेम ही है ना। अब इनमें अंतर क्या होता है, इनमें अंतर अपील का आ जाता है, बस वो अपन बाद में देखेंगे। महानगर में अपील का थोड़ा अंतर रहता है, वहां की पावर एक ही रहता है। देखिए
कहाँ था, 19 पढ़ रहे थे अपन। हाँ, तो 19 का पहला क्लॉज देखिए, दिख रहा होगा 19 का पहला क्लॉज देखिए। पहला क्लॉज क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा, और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधन नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। तो ये कह रहा है पूरे जो जिले के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, आप ऐसा याद रखिए, वो किसके अधीनस्थ होते हैं, सेशन के अधीनस्थ होते हैं। सेशन सबसे बड़ा कोर्ट होता है, तो ये सेशन के अधीनस्थ होते हैं। कौन से मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, ये दोनों किसके अधीनस्थ होंगे, ये सेशन के अधीनस्थ होंगे। और इससे नीचे के जो मजिस्ट्रेट हैं, इनसे नीचे के जो मजिस्ट्रेट हैं, दोनों से नीचे के मजिस्ट्रेट हैं, ये किसके अधीनस्थ होंगे, प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधन नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। इन दोनों से जो नीचे के मजिस्ट्रेट हैं वो किसके अधीनस्थ होंगे, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। इस मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट से नीचे के जो भी मजिस्ट्रेट हैं महानगर क्षेत्र में, वो किसके अधीनस्थ होंगे, वो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। ठीक, दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है उच्च न्यायालय इस संहिता के प्रयोजनों के लिए परिनिश्चित कर सकेगी कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक यदि कोई हो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। ये कह रहा है कि हाईकोर्ट ये भी तय कर सकती है कि जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो किस सीमा तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ माना जाएगा। वैसे सेम रैंक होती है, लेकिन कुछ अब सेम रैंक होती है, लेकिन बड़ा तो ये मतलब कार्यों का वितरण तो यही करेगा ना। तो ये कह रहा है कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के मामले में हाईकोर्ट ये तय कर सकता है कि किस सीमा तक ये इसके अधीनस्थ होगा, किस सीमा तक, है ना, इसकी सीमा तय की जा सकती है, किस सीमा तक ये इसके अंडर में रह करके कार्य करेगा। तो ये कौन तय करेगा, ये हाईकोर्ट तय करेगा। इसके मामले में विशेष प्रोविजन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये समान रैंक के होते हैं, मैंने बताया ना। लेकिन चूंकि समान रैंक के होते काम काज तो कराना है ना, सामंजस्य तो बिठाना है ना। नहीं, ये अपने अगर एक ही रैंक मतलब एक रैंक के भले ही है, लेकिन अगर इनको दोनों को एक सा इक्वल भी नहीं माना जा सकता है ना, भले ही एक रैंक है लेकिन फिर भी ये जो मुख्य होता है थोड़ा सा इसके ऊपर ही मानिए आप, क्योंकि इसको हेड बनाया है तो ये पूरा कार्य का वितरण एक तरीके से करता है। अगर इनको एक करेंगे तो दोनों आपस में बनेंगे नहीं कि भैया हम भी बराबर हम भी बराबर, इस तरीके का नहीं। इसीलिए इसीलिए लिखा है कि हाईकोर्ट ये तय कर सकता है कि किस सीमा तक ये इसके अधीन रह करके कार्य करेगा, वो सीमाएं क्या होंगी। तीसरा देखिए क्या कहता है इसका, अभी दिख रहा है। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कहता है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेट में कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम या विशेष आदेश दे सकेगा। सिंपल है, ये कार्यों का वितरण की बारे में बात कह रहा है कि कार्यों का वितरण, कार्य बांटेगा और इससे नीचे के जो भी मजिस्ट्रेट होंगे उनमें कार्यों का वितरण करेगा, कार्य का वितरण करेगा कि भैया कौन सा मैटर कौन सा मजिस्ट्रेट देखेगा। तो इन सब जो महानगर मजिस्ट्रेट में महानगर जो क्षेत्र होता है उसमें कार्यों का वितरण किसके द्वारा किया जाता है, आप इतना याद रखिए, उसमें के महानगर क्षेत्र में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा उसके जितने भी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट होते हैं, इसमें अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी शामिल है, कार्यों का वितरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायाधीश हैं उसमें अपर मुख्य मजिस्ट्रेट भी शामिल है, उसको उनके कार्यों का वितरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। और न्यायिक मजिस्ट्रेटों में किसके द्वारा किया जाता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। और सेशन में किसके द्वारा किया जाता है, जो सहायक है उसमें सेशन न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। जो सेशन न्यायाधीश से नीचे के मजिस्ट्रेट होते हैं उनमें कार्यों का वितरण कौन करता है, उसमें सेशन करता है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। यहाँ तक थे जो आपके क्या कहते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके बाद आ जाते हैं आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये आपके थे न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसके बाद जो आपके हैं वो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये भी याद रखना कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहाँ से शुरू होते हैं, सेक्शन 20 से शुरू हो जाते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। देखिए सेक्शन जो 20 है ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट यहाँ से शुरू हो जाते हैं।
कौन से मजिस्ट्रेट हैं? ये कार्यपालक। ये कार्यपालक मजिस्ट्रेटों से संबंधित है। इनकी नियुक्ति की बात की जाए, पहला पढ़ लेते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य करता है, हाई कोर्ट का यहाँ कोई रोल नहीं। यहाँ किसका है? इसका रोल रहेगा जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात आएगी तो किसका रोल आ जाएगा? सीधा सीधा स्टेट का रोल आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहता है। ये कहता है पहला क्लॉज कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और उसमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। तो ये कह रहा है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट नहीं करता, राज्य सरकार। राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन यही आता है, राज्य सरकार नियुक्ति इनकी करती है। कितनी करेगी? जितने आवश्यक हो, जितने आवश्यक हो प्रत्येक जिले में, जितने आवश्यक हो हर जिले में करती है, और जितने आवश्यक हो प्रत्येक जिले में, या कोई महानगर क्षेत्र है तो महानगर क्षेत्र में, जैसी भी स्थिति हो, तो जितने आवश्यक हो उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर सकती है। कौन कर सकती है? राज्य सरकार कर सकती है। ये कह रहा है उन्हीं में से एक को क्या क्या नियुक्त करेगी? उन्हीं में से एक को जिला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती है। उन्हीं में से एक को क्या करेगी? जिला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती है। तो जितने कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं जो राज्य सरकार ने नियुक्त किए हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में या किसी भी महानगर क्षेत्र में, दोनों में कर सकती है। जितने आवश्यक होते हैं आवश्यकता के अनुसार से नियुक्ति की जाती है। तो जितने भी आवश्यक हो एक जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को जो वो आवश्यक, जिनको वो उचित समझती है, उनमें से किसी को भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट बना सकती है, और उन्हीं में से, उन्हीं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से एक को क्या बना देगी? जिला मजिस्ट्रेट बना देगी। एक हेड जरूरी है ना, तो एक हेड होगा जिले का तो वो जिला मजिस्ट्रेट कहलाएगा। तो जिले मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार करती है। डीएम भी कहते हैं जिसे, है ना, वो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। यहाँ हाई कोर्ट नहीं आएगा, ठीक है। जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट है तो हाई कोर्ट की बात नहीं, तो केवल राज्य सरकार। दूसरा देखिए क्या कहता है, राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की वे शक्तियां होंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। तो ये कह रहा है इसके अलावा एक अपर जिला मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति कर सकती है राज्य सरकार। देखिए अकेला जिला मजिस्ट्रेट तो नहीं चला पाएगा ना जिला, उसके सहयोग के लिए भी चाहिए, उसके सहयोगी भी होना जरूरी है। तो उसके लिए राज्य सरकार अगर को ठीक लगता है तो राज्य सरकार एक अपर जिला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती है। और जिला मजिस्ट्रेट कौन सी शक्तियां, अपर जिला मजिस्ट्रेट को कौन सी शक्तियां होंगी? जो जिला मजिस्ट्रेट को होती है वही शक्तियां राज्य सरकार चाहे तो, मतलब उसमें से या तो पूरी शक्ति दे सकती है या उसमें से कुछ शक्तियां दे सकती है। जैसी भी राज्य सरकार चाहे वैसी शक्तियां जो जिला मजिस्ट्रेट यूज करता है, इस्तेमाल करता है, उन्हीं शक्तियों में से कुछ शक्तियां राज्य सरकार अगर चाहे तो जिला मजिस्ट्रेट को भी दे सकती है। तो जिला मजिस्ट्रेट कौन सी शक्तियों का प्रयोग करता है? सेम जो शक्ति होती है उन्हीं शक्तियों का प्रयोग भी अपर जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है। राज्य सरकार उनमें से कोई भी शक्ति उसको दे सकती है। क्यों दे सकती है इसकी शक्ति? क्योंकि मैंने कहा ना, ये अपर वाले जो होते हैं सेम रैंक के होते हैं, भले ही ये थोड़े से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो यही होते हैं लेकिन रैंक सेम होती है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यही होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं बन जाएंगे भले ही रैंक सेम है, फिर भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यही है, इसके नीचे ये है। लेकिन रैंक की बात करें तो रैंक दोनों की बराबर होती है। इसीलिए इस अपर जिला मजिस्ट्रेट भी जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपी जाती। तीसरा ये कहता है, देखिए तीसरा कहता है जब किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासक के लिए अस्थायी रूप से उत्तरदायी होता है तो ऐसे अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का प्रदत्त या उस पर अधिरूपित होती है। सिंपल सी बात है। ये कह रहा है कि जब अस्थायी रिक्ति हो जाती है, रिक्ति की बात कह रहा है, रिक्ति हो जाती किसी चीज की, खाली रिक्ति हो जाए, एक मिनट, ये क्या कह रहा है? जब कौन सा पॉइंट था? तीसरा पॉइंट है, जब कभी कोई जिला मजिस्ट्रेट पद की रिक्ति हो जाती के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी, हाँ तो ये रिक्ति की बात कह रहा है कि अगर किसी पद की रिक्ति हो जाती मतलब खाली हो गया, कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से पद खाली हो गया है। अगर पद खाली है, मान लीजिए जो जिला मजिस्ट्रेट था वो बीमार हो गया है, ट्रांसफर हो गया है,
या कोई अन्य वजह हो सकती जिसकी वजह से उसका पद खाली हुआ। अब उसका पद जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा, जो भी अधिकारी होगा जो ग्रहण करता है, उसका नीचे का ही होगा। तो जो भी अधिकारी उसका कुल मिला के चार्ज लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, चार्ज, जो भी चार्ज में है, तो ये कह रहा है कि वो कब तक जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा, जब तक राज्य सरकार उचित समझे। तो वो जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जब अगर वो चार्ज में है तो वो जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियों का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। कब तक करेगा, जब तक राज्य सरकार उचित समझती है, वो तब तक जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा। जब तक राज्य सरकार उचित समझे वो राज्य क्या करेगा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, जब तक नया नहीं आ जाता है, नया आ जाएगा तो वो कर लेगा। तो जब जब तक वो जिला, इसका मतलब यही है कि जब तक नया नहीं आ जाता तब तक वो क्या करेगा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा। अगर मान लीजिए राज्य सरकार किसी अन्य जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करती है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि भैया आप हट जाइए, अब ये आ गए हैं, ये कर संभालेंगे। तो जब तक राज्य सरकार उपयुक्त समझती है तब तक वो क्या कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। कुल मिलाकर जो चार्ज में होगा, अगर जिला मजिस्ट्रेट का पद खाली है और उसका चार्ज लिए हुए व्यक्ति, तो वो जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। चौथा देखिए, चौथा कहता है राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भारसाधक बना सकती है और उसको भारसाधन से मुक्त कर सकती है, और इस प्रकार किसी उपखंड का भारसाधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। ये उपखंड मजिस्ट्रेट की बात कह रहा है। जैसे जिला होता है वैसे उपखंड भी होता है, तो उपखंड में भी मजिस्ट्रेट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कह रहा है कि राज्य सरकार अगर चाहे, नियुक्ति तो राज्य सरकार करती, तो राज्य सरकार को लिख ही दिया है तो बार बार नहीं लिख रहे। तो राज्य सरकार क्या करेगी, कोई जो उपखंड होता है जिले का, उसमें एक उपखंड मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति कर सकती है, जिसको अपन जैसे को उसको डीएम बोलते हैं, इसको डीएम बोलते हैं, इसको एसडीएम बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इसको एसडीएम बोलते हैं, और हो सकता है कोई और भी नाम हो तो एसडीएम ही बोला जाता है सामान्यतः, तो एसडीएम बोलते हैं, इसको डीएम बोलते हैं। तो इनकी नियुक्ति की जा सकती है ना। डीएम की नियुक्ति कौन से 20(1) में कह रहा है, और एसडीएम की नियुक्ति कितने में, 20(4) में हो रहा है। तो ये भी याद रख लेना आप, वैसे पूछा नहीं गया कभी इस तरीके से, लेकिन पूछा जा सकता है कि डीएम की नियुक्ति कौन से में होती है, 20(1) में होती है, और एसडीएम की नियुक्ति कितने में होती है, 20(4) में होती है। ठीक, तो इस तरीके से भी इसको याद रख लेना आप क्वेश्चन को, कि नियुक्ति की जा सकती, राज्य सरकार कर सकती है उपखंड में। जिस तरीके से जिला चलाना होता है वैसे उपखंड भी चलाना होता है, तो उसके लिए राज्य सरकार उपखंड मजिस्ट्रेट की क्या कर सकती है, नियुक्ति कर सकती है। इसके बाद एक 4A और जुड़ा है। 4A कहता है राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण तथा निर्देशों के अधीन जिन्हें वह अधिरूपित करना उचित समझे, उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकती है। ये कह रहा है कि राज्य सरकार अपनी शक्तियां किसको दे सकती है, राज्य सरकार अपनी शक्तियां को भी दे सकती है। राज्य सरकार की जो शक्तियां होती हैं, अगर राज्य सरकार आवश्यक समझती है तो लिखा है अधिरूपित करना उचित समझे, तो उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकती है। किसको दे सकती है, डीएम को, जिला मजिस्ट्रेट को। मतलब जो शक्तियां राज्य सरकार के पास है, अगर राज्य सरकार को लगता है कि भैया कौन झंझट ले, अब जो शक्तियां तुम ही संभालो, तुम ही देखो, तो वो अपनी शक्तियां किसको प्रदान कर सकती है, जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान कर सकती है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना कि राज्य सरकार अगर अपनी शक्तियां देना चाहे तो किस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दे सकती है, तो जिला मजिस्ट्रेट को दे सकती है। जो डीएम होता है उसको राज्य सरकार चाहे तो अपनी सारी शक्तियां दे सकती है कि भैया आप ही संभालिए। तो उपधारा 4 के अधीन वो क्या कर सकती है, अपनी शक्तियां अधिरूपित करना उचित समझे, उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकती है। ठीक है, तो ये जिला मजिस्ट्रेट को क्या कर सकती है, राज्य सरकार अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती है। पांचवा देखिए इसका क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है इस धारा की कोई बात तत्समय प्रबद्ध किसी विधि के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां या उसमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रभावित नहीं करेगी। ये कह रहा है कोई अगर महानगर क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है, महानगर क्षेत्र है अगर कोई, तो अगर राज्य सरकार चाहे तो वहां किसकी शक्तियां, पुलिस आयुक्त, ये याद रखेंगे आप,
पुलिस आयुक्त को किसकी शक्तियां दे सकती है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट होते हैं, कुल मिला के इनकी जो शक्ति है, जो ऊपर पड़ा है, इनकी शक्तियां, अगर कोई महानगर क्षेत्र है तो राज्य सरकार अगर चाहे तो वो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की जो भी शक्तियां होती हैं वो क्षेत्रों में, महानगर क्षेत्रों में, ये एक्सपेरिमेंट के लिए सरकार ने जोड़ा था कि भैया क्या है ना कि भाई पुलिस के, जैसे कि अभी पूरा पावर जिले का किस में होता है? डीएम में होता है ना। पुलिस भले ही पुलिस एसपी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एक तरीके से भले ही सेम रैंक के होते हैं, कलेक्टर एसपी, लेकिन फिर भी डी जो एसपी होता है इसके अंडर में रह के ही काम करता है, सारी रिपोर्टिंग वगैरह इनको करना पड़ती है। और ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? ऐसी व्यवस्था इसीलिए की गई है कि पुलिस अपनी मनमानी ना करे। अगर इनको रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग कुछ नहीं करना है तो फिर क्या करेंगे? ये लोग अपना मनमानी करेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट के रूप में सरकार ने ये प्रोविजन जोड़ा था कि भैया जो महानगर क्षेत्र पुलिस आयुक्त को पूरी दे देते हैं, फिर उसको ना डीएम बीएम, और ऐसा इसलिए किया था, सरकार का मानना था इससे अपराधों पे बोले निरंकुश लगेगा, क्योंकि बोले अब बोले वहां पे आप कमिश्नर की या कलेक्टर की अनुमति लेने जाएंगे, ये सब करेंगे तो अपराध ही निकल जाएगा, भाग जाएगा, ये सारी कई वजह थी। तो इस वजह से उन्होंने ये प्रोविजन जोड़ा कि बोले पुलिस आयुक्त को बोले भी दे सकते हैं, अगर आवश्यकता हुई तो वो डायरेक्ट पुलिस आयुक्त को दे देंगे, फिर उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जब सब यहीं से इनके डिपार्टमेंट से ही सब होता रहेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से सफल नहीं रहा, जो फेल हो गया ये प्रोग्राम, क्योंकि पुलिस तो जानते ही हैं आप, पुलिस अब ढंग से काम तो करती नहीं है, इसीलिए ये व्यवस्था बनाई है। अगर पुलिस ढंग से काम नहीं करे, किसी को भी उठा लिया फिर कौन सुनने वाला है, इसीलिए तो। लेकिन हाँ, ये प्रोविजन जरूर किया रखा है कि अगर महानगर क्षेत्र है तो अगर राज्य सरकार चाहे तो पुलिस आयुक्त को जो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की जो शक्तियां होती हैं वो प्रदान कर सकती है। तो ये भी याद रखने योग्य है, ये चीज पॉइंट आपको ये भी याद रखने योग्य है कि किसको अंतरित कर सकती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां? पुलिस आयुक्त को अंतरित कर सकती है। इसके बाद जो है आपका सेक्शन 21 है, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति से संबंधित है। ये काय से संबंधित है? विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से संबंधित है। इसकी भी नियुक्ति राज्य सरकार करता है। इसका देखिए, इसको पढ़ें, इसमें क्लॉज नहीं है, डायरेक्ट लिखा है। इसमें लिखा राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात हो, इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे नियुक्त कर सकेगी। और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से ऐसी शक्तियां जिन्हें वह उचित समझे इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त कर सकेगी। सिंपल सी बात रखा है कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्य करता है, राज्य सरकार करती है। कितने अवधि के लिए करती है? जितना वो आवश्यक समझे। यहाँ एक वर्ष अवधि नहीं है, बस इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये याद रखेंगे। विशेष कार्यपालक जब मजिस्ट्रेट की बात आती है तो वहां नियुक्ति के लिए कोई एक वर्ष की अवधि ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जहां न्यायिक मजिस्ट्रेटों की, जब विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की जब बात आती है तो वहां जरूर एक वर्ष की अवधि है, लेकिन इसके लिए एक वर्ष की अवधि नहीं। इसमें लिखा जितना, जितनी अवधि के लिए, जितनी अवधि के लिए क्या करे? राज्य सरकार उपयुक्त समझे। जितनी अवधि के लिए क्या कर रहा है? जितनी अवधि के लिए राज्य सरकार उपयुक्त समझे, जितनी भी अवधि के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, जितनी भी अवधि के लिए राज्य सरकार क्या समझती है? उपयुक्त समझती है। उतनी अवधि के लिए क्या किया जा सकता है? इनकी नियुक्ति की जा सकती है। तो यहाँ याद रखेंगे कि क्वेश्चन ये भी आता है कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए? जितनी अवधि के लिए राज्य सरकार उचित समझती है उतनी अवधि के लिए इनकी क्या की जा सकती है? नियुक्ति की जा सकती है। अब नियुक्ति क्यों की जाती है ये तो आप जानते हैं कि कोई विशिष्ट क्षेत्र हो सकता है, विशिष्ट क्षेत्र के लिए की जा सकती है, या कोई विशिष्ट मामला हो सकता है उसके पालन के लिए किया जा सकता है। तो विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट मामले के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जा सकती है। और ये कह रहा है कि शक्तियां क्या होंगी? शक्तियां राज्य सरकार देती है, जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो भी शक्तियां होती हैं वो इनको प्रदान कर सकती है। उनमें से कोई शक्ति या सारी शक्तियां, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे वैसी शक्तियां इनको प्रदान कर सकती है। तो याद रखने वाली बात बस इसमें इतनी है, एक तो राज्य सरकार नियुक्ति करती है, दूसरी कितनी अवधि के लिए नियुक्ति करती है, तो कोई अवधि इसमें खोली नहीं गई। जितनी भी अवधि के लिए राज्य सरकार उचित समझती है उतनी अवधि के लिए क्या किया जा सकता है? इनकी नियुक्ति की जा सकती है। तो ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद जो सेक्शन जो है 22 है,
जो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के बारे में कहता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता क्षेत्र जो है वो क्या होगा। सेक्शन जो 22 है कैसे संबंधित है, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अधिकार क्षेत्रता से संबंधित है। देखिए सेक्शन जो है 22 अधिकार क्षेत्रता की बात कहता है या अधिकारिता की बात कहता है। कौन की अधिकारिता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता है, उनका जूरिस्डिक्शन, उनका अधिकार क्षेत्रता, उनका जूरिस्डिक्शन है कि भैया कहाँ काम कर सकते हैं। किसका जूरिस्डिक्शन है, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों का जूरिस्डिक्शन के बारे में बात कहता है सेक्शन 22। ये कहता है, इसका पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं पर निश्चित कर सकता है जिनके अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाए। तो ये कह रहा है कि जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं या कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी अधिकार क्षेत्रता के बारे में निश्चय कौन करता है, जिला मजिस्ट्रेट करता है। कौन करता है, जिला। लेकिन किसके अधिकार, किसके नियंत्रण में रहते हुए, राज्य सरकार के नियंत्रण में, जैसा राज्य बताता है उस हिसाब से राज्य के नियंत्रण में रहते हुए करता है। लेकिन करता कौन है, जिला मजिस्ट्रेट करता है। जिला मजिस्ट्रेट से जितने भी नीचे के मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे कलेक्टर है, जिला मैनेजमेंट उसी को करना है, तो वही तय करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट कहाँ जाना है, किसको कहाँ ट्रांसफर करता है, जिले में भी इधर से उधर करता रहता है। तो उसकी अधिकार क्षेत्रता कौन निश्चित करता है, जिला मजिस्ट्रेट करता है। लेकिन किसके नियंत्रण में रह के करता है, राज्य सरकार के नियंत्रण में रह करके करता है। जैसा राज्य सरकार निर्देश देती है, आदेश देती है, उसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट उनके कार्यों का वितरण कर सकता है, उनकी क्षेत्र अधिकारिता का वितरण कर सकता है। दूसरा कहता है, देखिए क्लॉज इसका, तो याद रखें कि कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अधिकार क्षेत्रता या कह दीजिए अधिकार क्षेत्रता का निर्धारण कौन करता है, जिला मजिस्ट्रेट करता है। किसके नियंत्रण में रह के करता है, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रह के करता है। अब राज्य सरकार थोड़ी ना आएगी देखने, क्योंकि जो प्रशासन जिला चलाना तो इसका काम है, किस मजिस्ट्रेट को कहाँ भेजना है वो तो यही तय करेगा। हाँ, तो राज्य सरकार एक दिशा निर्देश जरूर दे देती है कि इस तरीके से करना, उस हिसाब से ये जिला मजिस्ट्रेट उसके कार्यों का वितरण कर सकता है, जुरिस्डिक्शन या अधिकार क्षेत्रता का निर्धारण कर सकता है, जो गाइडलाइन राज्य सरकार ने बताई है उसके नियंत्रण में रहते हुए। दूसरा कहता है ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसा मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। तो ये कह रहा है कि जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, जो शक्तियां जिस तरीके की वो लगाया हुआ है, इसमें लिखा है परिनिश्चित द्वारा उपबंधित है उसके सिवाय, मतलब जो सीमाएं निश्चित की हैं उसके सिवाय उनको छोड़ दिया जाए। तो जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो जिले में कहाँ सर उसकी शक्तियां कहाँ होती है, संपूर्ण जिले में, सर्वत्र यानी संपूर्ण जिले में। सर्वत्र क्या होती है उसकी शक्तियां, या कह लीजिए संपूर्ण जिले में, संपूर्ण जिले में क्या होता है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो संपूर्ण जिले में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जिले में कहीं भी जाए वो कोई मजिस्ट्रेट समझा जाएगा जो वो है उस जिले के भीतर, है ना, जिले के भीतर वो कहीं भी जाए। जैसे ग्वालियर की बात की थी अपने, डबरा का मजिस्ट्रेट ग्वालियर जाए तो भी वो मजिस्ट्रेट ही कहलाएगा, वही शक्ति वहां भी रखेगा, है ना। तो जिले में वो अपनी सर्वत्र अधिकारिता रखता है। 23 है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। ये कह रहा है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, ये भी सिंपल है, अधीनस्थता। ये कह रहा है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होते हैं किसके अधीनस्थ होते हैं, किसके नीचे रह के काम करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है। देखिए पहला क्लॉज इसका देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला क्लॉज कहता है अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपखंड में शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है अपर को, मैंने कहा ना अपर नहीं होता अधीनस्थ, इसीलिए कह रहा है अपर को छोड़ के। ये कह रहा है अपर मजिस्ट्रेट को छोड़कर सारे के सारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। किसके अधीनस्थ होंगे, जिला मजिस्ट्रेट के। लेकिन अपर शामिल नहीं है उसमें, अपर को छोड़ के, अपर को छोड़ के जितने भी नीचे के मजिस्ट्रेट हैं वो सब के सब किसके अधीनस्थ होंगे, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भैया अपर जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे ना, अपर जिला मजिस्ट्रेट नहीं होता है, इनके अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ नहीं होता।
तो ये कह रहा है अपर जिला मजिस्ट्रेट को छोड़कर अन्य सब जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो किसके अधीनस्थ होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट। अब उपखंड की बात कह रहा है कि अगर कोई उपखंड है, अगर कोई उपखंड वाला क्षेत्र है, उपखंड होता है ना, तो उपखंड के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो उपखंड मजिस्ट्रेट से नीचे के होते हैं, उपखंड मजिस्ट्रेट से नीचे के अगर कोई मजिस्ट्रेट है तो वो किसके अधीनस्थ होंगे, वो उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, है ना। तो उपखंड के इतना याद रखें, आपके पूरे जो मजिस्ट्रेट होते हैं, संपूर्ण जिले के जो मजिस्ट्रेट, संपूर्ण जिले के जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं वो इसके डीएम के अधीनस्थ रहते हैं। और अगर कोई उपखंड के में जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो उपखंड मजिस्ट्रेट के नीचे रह के कार्य करते हैं, वो सारे के सारे मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ रहते हैं, वो उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ रहते हैं। ठीक है, जिसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट शामिल नहीं होता है ना, ये याद रखें। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के बारे में और अपर जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा। ये क्या कह रहा है, जिला मजिस्ट्रेट कार्यों का वितरण की बात कह रहा है, कार्य वितरण। ये कह रहा है कि जो कार्यों का वितरण है कौन करेगा, सीधी सी बात है, जिला मजिस्ट्रेट करेगा। ये जिला मजिस्ट्रेट के नीचे जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं, चाहे वो अपर जिला मजिस्ट्रेट हो, उनको कार्यों का वितरण तो यही करेगा। तो कार्यों का वितरण कौन करेगा, जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है। जो भी उसके नीचे के मजिस्ट्रेट होते हैं या जिला अपर जिला मजिस्ट्रेट भी होता है तो कौन से कार्य करेगा, तो उनके कार्यों का वितरण कौन करेगा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। कौन करता है कार्यों का वितरण, जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यों का वितरण किया जाता है। ये आपके हो गए कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसके बाद जो है आपका लोक अभियोजक जो है शुरू होता है सेक्शन 24 से। ये भी याद रखने वाला सेक्शन है, पूछा जाता है कि लोक अभियोजक कितने में परिभाषित है, 24 में। इसके अलावा सहायक लोक अभियोजक कितने में परिभाषित है, वो भी पूछा जाता है। तो इसके जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये भी पूछे जाते हैं जो अपन ने पढ़े, कौन किसके अधीनस्थ होता है, कार्यों का वितरण कौन करता है ना, ये क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो इसको पढ़ना है, एक बार आपने सुन लिया, वैसे भूलने वाली कोई बात है नहीं इनमें, एक बार आप सेक्शन जरूर। सेक्शन 24, सेक्शन जो है 24, लोक अभियोजक, ये काय से संबंधित है, लोक अभियोजक। ये जो सेक्शन है काय से संबंधित है, लोक अभियोजक से संबंधित है। इसमें देखिए पहला क्लॉज देख लेते हैं क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात यथास्थिति केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से उस उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। सिंपल सी बात है। अब जी पहली बात तो ये याद रखिए कि जो लोक अभियोजक होता है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती, दोनों कर सकते हैं, केंद्र भी कर सकता है और राज्य भी कर सकता है। इनकी नियुक्ति कौन कर सकता है, केंद्र कर सकता है और राज्य कर सकता है। किसके परामर्श से, उच्च न्यायालय के परामर्श से। जिस स्टेट में नियुक्ति हो रही है उस स्टेट का उच्च न्यायालय तो किसके परामर्श से करेगा, हाईकोर्ट के परामर्श से। जहां की नियुक्ति हो रही होगी, जिस स्टेट की बात होगी उस स्टेट के हाईकोर्ट से परामर्श के पश्चात। कहाँ पे किस उद्देश्य से किया जाता है, प्रत्येक उच्च न्यायालय में मामलों का विचारण के लिए, मामलों के क्या संचालन के। लोक अभियोजक प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए इनकी नियुक्ति काय के लिए की जाती है, हाईकोर्ट के लिए। लोक अभियोजकों की नियुक्ति कहाँ ये करते हैं, मामले का संचालन जो होता है कहाँ करेंगे जी, हाई कोर्ट के। प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए इनकी नियुक्ति की जा सकती है। हाई कोर्ट में जो मामले चलते हैं ना, तो जो अभियोजन होता है तो उनकी संचालन के लिए इनकी नियुक्ति की जा सकती है। कहाँ के संचालन के लिए, हाई कोर्ट के। लिखा है प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उस उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई का संचालन के लिए। काय के लिए, अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई। अभियोजन जो होता है, अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाइयों के लिए इनकी नियुक्ति की जा सकती है।
काय के लिए की जा सकती है? अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई के लिए क्या की जा सकती है? इनकी नियुक्ति की जा सकती है। हाईकोर्ट में मामलों का जो संचालन होता है उसके लिए। साथ ही साथ सरकार चाहे तो अपर लोक अभियोजक, इसकी अपर लोक अभियोजक, इसकी भी नियुक्ति कर सकती है। केंद्र सरकार अगर चाहे, केंद्र या राज्य दोनों ही है, तो चाहे तो अपर लोक अभियोजकों की भी नियुक्ति की जा सकती है। किस उद्देश्य से की जाती है? अभियोजन का संचालन के लिए, अपीलों के लिए, अन्य जो मामले होते हैं उनका संचालन करने के लिए। कौन संचालन करेगा? सरकार की तरफ से जो भी मामले आते हैं उनका संचालन कौन करेगा, कौन रखेगा? तो उसके लिए लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जा सकती है। कौन नियुक्ति कर सकता है? केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं। जैसी भी यथास्थिति, जैसी भी स्थिति होती है, कर सकते हैं। किसके परामर्श से करेंगे? हाईकोर्ट के परामर्श से करेंगे। दूसरा देखिए इसका क्या कहता है क्लॉज, केंद्र सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामले के संचालन के लिए, प्रयोजनों के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो ये कह रहा है कि जिले के लिए भी कर सकती है, हाईकोर्ट में मामलों को संचालन के लिए कर सकती है। साथ ही साथ अगर कोई जिला है, जिले में कहते हैं ना जो सेशन न्यायाधीश होगा या जिला सेशन न्यायाधीश होता है, वहां भी तो मामला चलेगा, तो वहां भी लोक अभियोजक की नियुक्ति की जा सकती है। जिले में केंद्र या राज्य सरकार जैसी भी स्थिति हो, वहां भी एक अपर जिला, वहां भी क्या कर सकती है सरकार? एक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। उद्देश्य यही है, अभियोजन, अपील और अन्य कार्रवाइयों के संचालन के लिए जिला है तो जिले में भी क्या किया जा सकता है? लोक अभियोजक की नियुक्ति की जा सकती है। तो हाईकोर्ट में संचालन हो चाहे जिले में संचालन हो मामले का, इन दोनों के लिए क्या किया जा सकता है? लोक अभियोजक की नियुक्ति की जा सकती है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। ये कह रहा है प्रत्येक जिले में राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार की ये बात कह रहा है कि राज्य सरकार हर जिले में, जितने भी जिले हैं हर जिले में क्या करेगी? एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। साथ ही साथ उनका जो, साथ ही साथ क्या कह रहा है? उतनी मात्रा में जितने वो आवश्यक समझे अपर लोक अभियोजकों की भी नियुक्ति कर सकती, तो कर सकती है। और क्या है इसमें, कितने पॉइंट है? काफी है। परंतु एक जिले, परंतु भी है इसमें, तीसरे कई बार है, तीसरा परंतु। देखिए परंतु क्या कहता है, परंतु कह रहा है एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी यथास्थिति लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। ये कह रहा है कि दो, एक से अधिक जिलों के लिए भी इसकी नियुक्ति की जा सकती है, जो लोक अभियोजक हो या अपर लोक अभियोजक हो। जरूरी नहीं कि केवल एक ही जिले में मामलों का संचालन करे। अगर कमी, पहले कमी होती थी, शॉर्टेज होती थी, इस वजह से लिखा है कि एक से अधिक जिलों के लिए भी इनको नियुक्त किया जा सकता है, लोक अभियोजक के रूप में या अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मतलब एक ही व्यक्ति दो जिले संभाल सकता है। जैसे अगर पास पास के जिले हैं और उनको लगता है वो संभाल सकता है, तो एक ही जिले के, एक से अधिक जिलों के लिए भी इनकी नियुक्ति की जा सकती है। चौथा देखिए क्लॉज क्या कहता है, चौथा कहता है जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य हो। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये वाला चौथा वाला क्लॉज। ये कहता है पैनल, ये पूछा जा सकता है कि किस धारा 24, जो तो जानते ही हैं आप, ये कह रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट जो पैनल तैयार करता है, कौन तैयार करता है पैनल? जिला मजिस्ट्रेट। ध्यान रखना, कौन पैनल तैयार करता है? जिला मजिस्ट्रेट तैयार करता है, डीएम तैयार करता है, ये याद रखें आप। तो बस डीएम साहब करते हैं तैयार, कलेक्टर साहब याद रखें आपके, कलेक्टर साहब पैनल बनाते हैं। लेकिन पैनल बनाएंगे तो किससे परामर्श लेंगे? सेशन न्यायाधीश जो होता है उससे परामर्श लेंगे। किससे परामर्श लेंगे? सेशन न्यायाधीश। सेशन न्यायाधीश से परामर्श लेंगे। परामर्श कौन देगा? सेशन जज। ये केवल परामर्श देंगे। पैनल कौन बनाएगा? डीएम बनाएगा। किस, क्या बनाएगा? जो भी पैनल में नाम रखेंगे ऐसे व्यक्ति जो लोक अभियोजक नियुक्त हो सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों का एक पैनल बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? डीएम के द्वारा बनाया जाएगा या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया जाएगा। और किससे परामर्श लिया जाएगा? सेशन न्यायालय से परामर्श लिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस 24 जो धारा, किस धारा के तहत पैनल बनाया जाता है? 24(3), 24(2) ऐसे दे दिया। तो 24 के चौथे क्लॉज के तहत क्या बनाया जाएगा? पैनल बनाया जाएगा। और कौन बनाएगा पैनल? डीएम बनाएगा पैनल। किसके परामर्श से बनाएगा? सेशन न्यायालय के परामर्श से बनाएगा। किन व्यक्तियों के नामों का पैनल बनाएगा? जो उसे लगता है कि लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के योग्य हैं,
ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल बनाएगा। कुल मिला के वकीलों के नाम रहते हैं इसमें, आपने देखा हो ना सरकार की तरफ से होते हैं, तो उन वकीलों के नाम इसमें रहते हैं जो वकील सीनियर लगते हैं। कुल मिला के नेतागिरी वालों के नाम रहते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो उनके नाम रहते हैं जिनकी नेतागिरी फिट हो जाए, जिसकी सरकार आ जाए और जिसके वकील हो। वकील तो आपने देखी दोनों पार्टियों में रहते हैं, तो जिसकी आ जाए, जिसकी जुगाड़ हो जाए, उसके नाम आ जाते हैं और कुछ नहीं। तो उनका एक पैनल बनाया जाता है, और पैनल किसकी परामर्श से बनाया जाता है? सेशन न्यायालय के परामर्श से बनाया जाता है। देखिए छठवां क्या कहता है? छठवां कहता है कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम धारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में ना हो। ये कह रहा है कि जब तक नहीं बनाया जाएगा किसी व्यक्ति को डायरेक्टली कि भैया पैनल में नाम होना जरूरी है, किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं करेंगे जब तक कि उसका नाम पैनल में ना हो। अगर उसका नाम पैनल में है तभी उसे लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए छठवा, देखिए इसका क्लॉज छठवा क्या कहता है? छठवा कहता है कि उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारी का नियमित काडर है, वहां राज्य सरकार ऐसे काडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। ये क्या कह रहा है? कैडर की बात कह रहा है। काडर लिखा है, कैडर एक ही बात होती, काडर लिखा है। ये कोई काडर है या कैडर कहते हैं कि अगर जिले में पहले से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक जो है उनका कैडर होता है ना, राज्य सरकार में अभियोजन अधिकारियों का जो कैडर होता है उनका अभियोजन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी पहले से नियुक्त है, क्यों कह रहा है उन्हीं में से किसी को भी बना सकती है राज्य सरकार। ये तो वो हो गई जो सरकार बनाती है। ये 4 और 5 वाले क्लॉज तो आप ये समझ लीजिए, ये वो क्लॉज है जहां सरकार नियुक्ति करती है, सरकारी वकील कहते हैं ना, जिससे अपन सरकार बनाती है, ये उनकी बात हो गई। ये उनकी बात है जो आप परीक्षा दोगे, एडीपीओ की जो परीक्षा दोगे, अब आप बन गए, तो ये कह रहा है आप में से ही, मतलब जो अभियोजन अधिकारी होते हैं उनमें से ही किसी को क्या बना सकती है, जैसे सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, उन्हीं में से किसी को लोक अभियोजन अधिकारी बना सकती है, अपर लोक अभियोजन अधिकारी बना सकती है। तो उसकी बात कह रहा है कि अगर कोई नियमित कैडर है पहले से, पहले क्या होता था, कमी होती थी तो इसीलिए सरकार के द्वारा नियुक्तियां की जाती थी। अब होती है, कम होती है, लेकिन अभी भी हो रही है। तो ये कह रहा है कि जो नियमित कैडर है अगर, और उस नियमित कैडर है अगर उपस्थित है, तो उन्हीं में से किसी को एक अपर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के बाद क्या कहते हैं, लोक अभियोजक, लोक अभियोजक बनाया जा सकता है। जैसे सहायक लोक अभियोजक है, मान लो जिले में है, पहले से नियुक्ति हो चुकी है, तो उसी में से किसी को एक अपर लोक अभियोजक बना देंगे, और या उन्हीं में से किसी को क्या बना देंगे, एक लोक अभियोजक बना देंगे। तो उन्हीं में से बनाया जा सकता है, उन्हीं की नियुक्ति की जा सकती है। परंतु लिखा है इसमें भी, परंतु इसमें भी एक परंतु जोड़ दिया है उन्होंने। परंतु देखिए क्या कहता है, परंतु कहता है जहां राज्य सरकार की राय में ऐसे काडर में से कोई उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से यथास्थिति लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी। ये सिंपल सी बात कह रहा है कि राज्य सरकार को लग रहा है कि भैया जो कैडर है इसमें कोई उपयुक्त व्यक्ति है ही नहीं, तो फिर वो जो धारा 4 में जो पैनल बनाया गया था, तो जो सब क्लॉज 4 में जो पैनल बनाया गया था, उसी में से किसी को क्या कर सकती है, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। अगर सरकार को लगता है कि भैया पैनल में कोई अभी इस लायक नहीं है कि उसको लोक अभियोजक बनाया जाए या अपर लोक अभियोजक बनाया जाए, तो फिर वो पैनल में से ही बना देगी। स्पष्टीकरण छोड़ दीजिए। अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर का अर्थ लिखा है, अर्थ लिखा है, पढ़ लीजिए। देखिए से अभियोजन अधिकारियों का वह कैडर अभिप्रेत है जिसमें लोक अभियोजक का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो पद सम्मिलित है, और इस जिसमें उस पद में पर सहायक लोक अभियोजक की चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो पदोन्नति के लिए उपबंध किया जाए। वही जो मैंने बताया वही है कि नियमित कैडर का या अभियोजन अधिकारियों का क्या अर्थ है, जिस अभियोजन जो अधिकारी होते हैं वही अर्थ है, और जो सहायक लोक अभियोजन अधिकारी वगैरह होते हैं वो किसी भी नाम से भले ही ज्ञात हो वो माना जाता है। अभियोजन अधिकारी का क्या अर्थ है, इसमें लगा लोक अभियोजन अधिकारी, अपर लोक अभियोजक अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक अधिकारी जो है वही अर्थ इनका है, तो कोई खास नहीं है। 7वां देखिए इसका, 7वां यहाँ आ जाएगा। 7वां कहता है कोई व्यक्ति उपधारा अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। ये भी इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है कि कौन व्यक्ति बनाया जाएगा, अपर लोक अभियोजक हो
लोक अभियोजक हो, अपर लोक अभियोजक हो या फिर सहायक लोक अभियोजक। कब बनाया जाएगा? जब उसने 7 वर्ष तक का उसको अनुभव प्राप्त हो। कितना अनुभव प्राप्त हो? 7 वर्ष का, 7 साल का अगर उसे अनुभव है तभी उसे क्या बनाया जाएगा? अपर लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। कब नियुक्त किया जाएगा? जब उसे कितना, सहायक नहीं, अपर लोक अभियोजक सहायक नहीं लिखा, लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक, सहायक नहीं है इसमें। ये दो चीजों की बात कह रहा है, अपर लोक अभियोजक, लोक अभियोजक और सहायक, वो क्या कहते हैं, और लोक अभियोजक, उल्टा लिख दिया मैंने तो ठीक है, लोक अभियोजक, इन दोनों के लिए कह रहा है, सहायक के लिए नहीं होता। तो ये कह रहा है अपर लोक अभियोजक या लोक अभियोजक अगर कोई व्यक्ति है तो कितने वर्ष का उसे अनुभव चाहिए? 7 वर्ष का उसे अनुभव चाहिए, तभी उसे क्या बनाया जाएगा? लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक बनाया जाएगा। तो उसके पास कितने वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है? 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है तभी। इसके बाद देखिए 8वां है जिसका क्लॉज जो कहता है विशेष। तो देखिए विशेष लोक अभियोजक की बात कह रहा है, ये भी पूछा जाता है। देखिए 8वां जो क्लॉज है इसका, कौन सा क्लॉज है? 8वां। देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले के, किसी वर्ग के मामले के प्रयोजनों के लिए किसी अधिवक्ता को जो कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। ये भी क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है? विशेष लोक अभियोजक। तो विशेष लोक अभियोजक के लिए कितना वर्ष का अनुभव चाहिए? 10 वर्ष का। ऐसा कोई अधिवक्ता जो कितने वर्ष का अनुभव रखता हो? 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखता हो, उसको विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। कौन कर सकता है? केंद्र या राज्य सरकार, दोनों कर सकती है। केंद्र या राज्य सरकार दोनों में से किसी। तो ये याद रखना 24/8 स्पेशली याद रखना कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कितने में? 24/8 में। 24/7 में कितने की थी? तो 7 वर्ष का अनुभव 7 में था, और 10 वर्ष का अनुभव कितने में? 8 में। तो ऐसे याद रखेंगे 7 में 7 वर्ष है और 8 में क्या है? 10 वर्ष है ना। तो ऐसे याद रखें, दो ही अनुभव होते हैं, 7 और 10, यही तो है ना। तो 7 में 7 था और 8 में 10 7 है, 8 में 10 है बस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से में है विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति? 24/8 में। परंतु इसमें लिखा है, परंतु यह कि न्यायालय पीड़ित को इस उपधारा के अधीन अभियोजन की सहायता करने के लिए अब उसकी पसंद के अधिवक्ता को नियुक्त करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। ये पीड़ित की बात कह रहा है कि अगर न्यायालय चाहे कि अभियोजन की सहायता करने के लिए, अगर कोई पीड़ित है, अगर वो चाहता है कि भैया लोक अभियोजक जो है बिल्कुल गधे हैं, बोले जी नहीं कर रहे ढंग से काम, तो वो अपनी पसंद का अधिवक्ता रख सकते। अगर कोई पीड़ित है, अगर वो चाहता है कि लोक अभियोजक के द्वारा उसका मामला नहीं चलाया जाए या उसको लगता है कि ये ठीक से काम नहीं करेंगे, तो वो अपना एक अधिवक्ता अलग से चाहे तो नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन वो अधिवक्ता भी इनके अधीन रहकर ही काम करता है। भले ही हाँ बस इतना जो हो जाता है कि फिर ये अपनी लापरवाही नहीं बरत सकते, तो व्यक्ति चाहे तो अपना अधिवक्ता जो पीड़ित है वो अलग से भी नियुक्त कर सकते हैं। 9वां देखिए इसका क्या कहता है। 9वां कहता है उपधारा 7 उपधारा 8 के प्रयोजनों के लिए उस अवधि के बारे में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है, या लोक अभियोजक या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, सेवाएं की हैं, चाहे इस संहिता के प्रारंभ से पहले की गई हो या पश्चात, यह समझा जाएगा कि वे ऐसी अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। ये क्लियर कर दिया उन्होंने। क्या क्लियर कर दिया उन्होंने? कि देखिए अधिवक्ता के तो आप जानते ही कि मान लो कोई अधिवक्ता है, वो जब से प्रैक्टिस कर रहा है तब से आप 10 वर्ष का अनुभव लगा सकते हो, ये तो बहुत आसान है। 7 वर्ष का लगा सकते हो, ये भी आसान है। लेकिन मान लीजिए कोई अधिवक्ता था, आप ही थे मान लो, अब आपकी मान लीजिए अभी 3 साल की प्रैक्टिस हो गई है ना। अब आप बन गए सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, इतना ही लिख लेते हैं कि सहायक लोक अभियोजन अधिकारी बन गए आप, है ना। अब इसमें मान लीजिए सहायक लोक अभियोजन अधिकारी बन गए, आपको विशेष लोक अभियोजक अधिकारी बनाना है, नियुक्त करना है। अब मान लीजिए आपकी 7 साल की नौकरी हो गई है ना। तो ये कह रहा है कि उसको भी काउंट कर लिया जाएगा प्रैक्टिस में, काय को? ये नौकरी को, क्योंकि जो विधि की नौकरी करे तो इसको भी माना जाएगा कि आपने क्या करा? विधि व्यवसाय किया है। 3 साल का वो जुड़ जाएगा, 7 साल का ये जुड़ जाएगा, टोटल 10 साल हो जाएंगे, तो ये कंप्लीट मान लिए जाएंगे। या 7 साल की लगा लो ऐसे ही, तो जितना है वो आप जो नौकरी करते हो वो पीरियड कुल मिला के जो नौकरी का पीरियड कौन सा, चाहे आप सहायक लोक अभियोजन अधिकारी हो, चाहे अपर
सहायक लोक, चाहे अपर लोक अभियोजन अधिकारी हो या लोक अभियोजन कोई भी हो, तो जो आपकी नौकरी है वो भी प्रैक्टिस में काउंट होगी। बस इतना याद रखिए, जो भी आपकी नौकरी है वो भी प्रैक्टिस में काउंट होगी, है ना। भले ही आपने एक भी साल का आपको अनुभव नहीं है, अब नौकरी आपने 10 साल कर ली तो ये 10 साल का अनुभव ही माना जाएगा। 7 साल की नौकरी कर ली तो ये 7 साल का अनुभव ही माना जाएगा, ये कह रहा है इसका नोवा क्लॉज। अब देखिए, अब है 25 सहायक लोक अभियोजक सेक्शन 25 है, ये सहायक है लोक अभियोजन अधिकारी, ये सहायक है जो आप परीक्षा दोगे। सहायक लोक अभियोजक जो है, लोक अभियोजक कितने में, 25 में। देखिए ये पहला इसका क्लॉज देखिए क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। तो इसमें भी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है। यहाँ नियुक्ति कौन करता है, राज्य। यहाँ राज्य के लिए केवल राज्य, केंद्र नहीं, राज्य। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है। कहाँ के न्यायालयों में, काय के लिए, मामलों का संचालन करने के लिए किया जाता है। कौन, किस न्यायालय में, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में, ये याद रखना है आपको, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में। इनकी नियुक्ति कहाँ की जाती है, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में, यानी कि सेशन कोर्ट से जो नीचे के न्यायालय होते हैं उनके न्यायालयों में इनकी नियुक्ति की जाती है। मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। और लोक अभियोजक की नियुक्ति कहाँ के संचालन के लिए की जाती है, हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट के लिए की जाती है। इनकी नियुक्ति कहाँ के लिए की जाती है, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के लिए की जाती है। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि लोक अभियोजक जो बनेगा वो कहाँ करेगा, मामले का संचालन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में करेगा। कौन नियुक्ति करता है, राज्य सरकार करती। केंद्र सरकार का भी आएगा इसमें बने में, इसमें फिर वन ए अलग से जोड़ा है, ये केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामले के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। ये कह रहा है कि केंद्र सरकार भी चाहे तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए एक या एक से अधिक क्या कर सकती है, सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। ये भी नियुक्त कर सकती है, एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती। कौन कर सकता है, केंद्र सरकार चाहे, अगर उसे लगता है, आवश्यक लगता है, तो वो सहायक लोक अभियोजकों की भी नियुक्ति कर सकती है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कहता है जैसा उपधारा 3 में उपबंधित है उसके सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा। ये याद रखना है, कोई भी पुलिस अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी, स्पष्ट लिखा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता। मतलब ये है कि वो मामले का संचालन नहीं कर सकता। लोक अभियोजक क्या करता है, संचालन करता है। अब यही खुद पकड़ के ले आए मुजरिम को और खुद ही चले गए मामले का संचालन करने, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये कह रहा है कोई भी पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता। साधारण नियम है ये कि कोई भी पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये कौन सा क्लॉज था, दूसरा। तीसरा क्लॉज देखिए इसका, तीसरे में पूरी बातें आ जाएंगी जब पूरा पढ़ेंगे। जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो ये कह रहा है कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसे मामले में कौन नियुक्त कर देगा, मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक जिला मजिस्ट्रेट। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि भाई साहब जिला मजिस्ट्रेट लोक अभियोजक वगैरह है ही नहीं, तो इसका सहायक लोक जिला अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति अस्थायी रूप से कुल मिला के ये कह रहा है जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजन किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है, कोई विशेष मामला है जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजन अधिकारी वगैरह है वो उपलब्ध नहीं है, तो जिला मजिस्ट्रेट किसी भी अन्य व्यक्ति को मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। अगर विशिष्ट मामला है, कार्रवाई तुरंत की जाना आवश्यक है ना, इस तरीके का कोई मामला, अर्जेंट मामला लग रहा है, तो जिला मजिस्ट्रेट नियुक्ति कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजन के रूप में नियुक्त कर सकता उतनी अवधि के लिए, उस मामले के लिए। परंतु लिखा है, परंतु ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, ये परंतु ध्यान से, ये पढ़ लिए ध्यान से, अब इसको ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा कोई भी पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा। किस प्रकार, पहला, यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजित किया जाता है, तो ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण में भाग लिया है,
ये क्लियर कर रहा है कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी जिसने खुद ने अन्वेषण किया है वो मामले का संचालन नहीं कर सकता। पहला तो नियम ये हो गया। पहला तो कहता है कि भैया हो ही नहीं सकता, लेकिन परंतु है, परंतु मतलब अपवाद है ये। परंतु का मतलब एक तरीके से अपवाद हो गया। साधारण नियम तो ये कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी लोक अभियोग नियुक्त हो ही नहीं कर सकता, सहायक लोक अभियोग हो ही नहीं सकता, लेकिन परंतु अपवाद है कि भैया जब लोक अभियोग नहीं है, बहुत सी अपवादित परिस्थितियां हो सकती हैं। तो कह रहा उन अपवादित परिस्थितियों में भी वो पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण किया हो मामले का, वो सहायक लोक जिला अभियोजन अधिकारी नियुक्त नहीं हो सकता, मतलब उसकी जगह काम नहीं कर सकता, मामले का संचालन नहीं कर सकता। नियुक्ति का मतलब ये नहीं कि नियुक्ति का मतलब संचालन से है कि भैया जी लाए चार्जशीट लेके आ गए और खुद ही करने लगे बहस, तो वो वाली बात कह रहा है कि भैया खुद ही चार्जशीट बना के लाए और खुद ही बहस करने लगे, तो वो वाला काम नहीं होगा। दूसरा, यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, नीचे का है तो जो इसमें रैंक भी बता दी कि इससे नीचे का तो हो ही नहीं सकता, किस पंक्ति से, निरीक्षक, निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि अगर है कोई अपवादित परिस्थिति अगर है तो बनाया जा सकता है, तो इन इसको नहीं बनाया जा सकता, एक तो जिसने अन्वेषण किया, दूसरा निरीक्षक से नीचे की कोई पंक्ति का है तो उसे भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इन दोनों को नहीं बनाया जा सकता। हाँ, निरीक्षक से ऊपर की पंक्ति का तो उसे बनाया जा सकता है, अनुमति दी जा सकती है उसे संचालन, लेकिन शर्त यह है कि उसने मामले में क्या नहीं किया हो, अन्वेषण ना किया। शर्त क्या है कि उसने मामले में अन्वेषण ना किया हो, है ना। कोई अन्य पुलिस अधिकारी हो सकता है जो निरीक्षक से ऊपर की पंक्ति का है, लेकिन शर्त यह है कि उसने मामले का अन्वेषण ना किया हो, मामले में अन्वेषण के रूप में किसी भी प्रक्रम में वो शामिल ना रहा हो। जैसे कि ए नाम का पुलिस अधिकारी था जो निरीक्षक से ऊपर रैंक का है, इसने अन्वेषण किया है, तो ये तो नहीं बन सकता अन्वेषण में भाग नहीं लिया, ना वो अन्वेषण की किसी कार्रवाई में जुड़ा है। अब लोक अभियोग वगैरह वाले उपलब्ध नहीं हो पा रहे, कोई भी बात, कोई भी वजह हो सकती, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती। हाँ, तो ये उस समय कर सकते हैं, मामले का संचालन कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि ये इसने अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम में भाग ना लिया हो, है ना, तब ये संचालन कर सकता है उसकी जगह जाके। ठीक है, सामान्यतः नहीं करता है। अगर कोई आपसे पूछे सामान्यतः तो नहीं करता, तो लोग बाग इसमें ही बहस करते हैं, फिर ये तो अपवाद है एक तरीके से, बहस की बात ही नहीं है, सामान्यतः नहीं करते, पुलिस अधिकारी बनता ही नहीं है, सीधा सीधा जवाब है कि नहीं बन सकता। हाँ, अपवाद जरूर बन सकता है जब भी उसने अन्वेषण में भाग ना लिया हो और निरीक्षक से पंक्ति के ऊपर का हो, तब वो कर सकता है कुछ मामलों में। तो परंतु का मतलब एक तरीके से अपवाद ही है, उस तरीके से बन सकता है। अब इसके बाद जो इसका सेक्शन है 25A अभियोजन निदेशालय, ये लास्ट सेक्शन है इसका। इनका निदेशालय होता है, जो अभियोजन अधिकारी होते हैं इनका निदेशालय होता है। इसमें भी दो तीन चीजें हैं। 25A सेक्शन 25A काय से संबंधित है, निदेशालय से। काय से निदेशालय, अभियोजन, अभियोजन निदेशालय। हेडक्वार्टर समझ लीजिए, इनका हेडक्वार्टर है, निदेशालय है जहां से ये शासित होते हैं। पहला देखिए, इसमें पहला कहता है राज्य सरकार, इसमें कितने पॉइंट है, इसके बाद 8 पॉइंट है। देखिए, पहला कहता है राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उपनिदेशकों को जितने की वह उचित समझे समाहित करते हुए एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी। तो इसकी स्थापना कर रहा है राज्य सरकार। किन किन से मिलकर बनेगा अभियोजन निदेशालय, अभियोजन निदेशक और अभियोजन उपनिदेशक, जितने आवश्यक समझो उतने उप अभियोजन निदेशक भी हो सकते हैं। तो कौन कौन से मिल के बनेगा, अभियोजन निदेशक और साथ ही साथ इसकी मदद के लिए, हेल्प के लिए उप अभियोजक, उपनिदेशक, उपनिदेशक, उपनिदेशक। ये कितने होंगे, जितने राज्य सरकार समझे उतने, इन दोनों से मिलकर के कुल मिला के बनता है। एक तो ये होगा, और ये कितने होंगे, जितने आवश्यक हो उतने हो सकते, 2 हो सकते, 4 हो सकते, 10 हो सकते, 20, जितने भी आवश्यकता है उतने बनाए जा सकते हैं। तो उतने उप अभियोजन निदेशक मिलकर के क्या बनेगा, एक अभियोजन निदेशालय बनेगा, इन दोनों से मिलकर। और ये जितने आवश्यक है उतने हो सकते हैं, तो इन सबसे मिलकर क्या बनेगा, एक अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाएगी। कौन करेगा, राज्य सरकार। ठीक है, दूसरा देखिए इसका पॉइंट। दूसरा कहता है ऐसा कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या
अभियोजन उप निदेशक नियुक्त होने का पात्र होगा यदि वह केवल 10 वर्ष से अनिम्न अवधि तक का अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता रहा हो। ऐसे नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी। तो ये कह रहा है कि कौन व्यक्ति बन सकता है अभियोजन निदेशक हो चाहे उपनिदेशक हो, जिसने 10 वर्ष का क्या हो से अनुभव हो, काय का वकालत का, काय का अनुभव हो, वकालत का उसे अनुभव हो, अधिवक्ता के रूप में उसने 10 वर्ष तक काम किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन किसके परामर्श से नियुक्त किया जाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति है ना, मुख्य न्याय मूर्ति के परामर्श से नियुक्त करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। लेकिन परामर्श किससे लिया जाएगा? इनसे लिया जाएगा, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे परामर्श लेके राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है। किस व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है? जिसने 10 साल या उससे अधिक का अनुभव जिसको होता है ना, 10 से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए। 10 से कम का होगा 9 भी होगा, 1 महीना भी कम होगा, 1 दिन भी कम होगा तो नहीं। तो 10 साल या उससे ऊपर का जो भी अनुभव व्यक्ति रखता है वो भी अधिवक्ता के रूप में, तो ऐसे व्यक्ति को अभियोजन निदेशक या उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी 10 साल का अनुभव हो गया है ना। अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट, अभियोजन निदेशालय का प्रमुख अभियोजन निदेशक होगा जो राज्य में गृह विभाग के प्रमुख के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करेगा। तो अभियोजन जो निदेशक है वो उसका कौन होगा? प्रभारी अधिकारी होगा। कहां से कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे? तीसरा। तो अभियोजन निदेशालय का प्रमुख कौन होगा? अभियोजन निदेशक होगा। और किसके अधीन रहेगा जी? गृह विभाग के। राज्य का जो गृह विभाग होता है गृह विभाग के अधीन रह करके कार्य करेगा। ये किसके अधीनस्थ होता है? गृह विभाग के अधीनस्थ होता है। राज्य का जो गृह विभाग होता है उसके अधीनस्थ रह के ये क्या करते हैं? ये काम करते हैं। तो राज्य की बात करा, राज्य लिखी नहीं, तो राज्य का जो गृह विभाग होता है उसके अधीनस्थ होकर के ये काम करते हैं। तो ये भी याद रखना है, किसके अधीनस्थ होते हैं? गृह विभाग के। ठीक है। चौथा देखिए, प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक अभियोजन निदेशक के अधीन होगा। ये कह रहा है कि भाई साहब ये किसके अधीनस्थ होंगे? ये इसके अधीनस्थ होंगे, अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। उप अभियोजन उप निदेशक जो है वो किसके अधीनस्थ होंगे? अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। पांचवा देखिए क्या कह रहा है। पांचवा कहता है राज्य सरकार द्वारा जैसा भी मामला हो धारा 24 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त या उपधारा 8 के अधीन उच्च न्यायालय में मामलों का संचालित करने के लिए नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। ये कह रहा धारा 24 के तहत जो नियुक्ति की गई थी, किन किन की नियुक्ति की गई थी? अभियोजन निदेशक, कहा था? लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक। कौन कौन की नियुक्ति की गई थी? लोक अभियोजक की नियुक्ति की गई थी ना। लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक थे या विशेष लोक अभियोजक थे। ये तीनों की तीनों किसके अधीनस्थ होंगे? लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। तो इसके अधीनस्थ होंगे ये तीनों के तीनों, किसके अधीनस्थ होंगे? ये अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे, जिसके अधीनस्थ रह करके क्या करेंगे? कार्य करेंगे। छठवा देखिए, छठवा कह रहा राज्य सरकार द्वारा जैसा कि उपधारा 24 की उपधारा, छठवी था क्या जी? हाँ जी, अलग है। 24 की उपधारा 3 के अधीन या उपधारा 8 के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों को संचालित करने के लिए नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक धारा 25 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक अभियोजन उप निदेशक के अधीनस्थ होंगे। तो ये कह रहा है कि धारा 24 का जो है उपधारा 3 के अधीन या धारा 8 के अधीन न्यायालयों में मामलों का लोक अभियोजक, लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और सहायक विशेष लोक अभियोजक जो है वो किसके अधीनस्थ होंगे? उप निदेशक के अधीनस्थ। ये जो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये लिखा है। तो ये किसके अधीन होगा? तो सहायक लोक अभियोजक वगैरह जो होते हैं ना, ये सब किसके अधीनस्थ होंगे? जो उप निदेशक के अधीनस्थ समझे जाएंगे। उपनिदेशक के अधीनस्थ समझे जाएंगे, कोई खास नहीं है। देखिए सातवां देखिए, अब सातवां क्या कहता है? सातवां कहता है अभियोजन निदेशक तथा अभियोजन उप निदेशक की शक्तियां तथा कार्य तथा क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक उप निदेशक की नियुक्ति की गई है ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
ये कह रहा है इनकी शक्तियां वगैरह क्या होंगी, इनके कार्य वगैरह क्या होंगे। तो इनके कार्य वगैरह क्या होंगे, जो भी राज्य सरकार इनको कार्य सौंपेगी, जैसी भी शक्तियां इनको राज्य सरकार देगी, ये उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे दोनों, निदेशक हो चाहे उपनिदेशक हो। ये किन शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा इनको सौंपे जाए और जिन कार्य, जो शक्तियां दी जाती हैं, जो कार्य दिए जाते हैं, जो उसी हिसाब से काम करते हैं। 8वां देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है राज्य का इस धारा के प्रावधान राज्य के महाधिवक्ता पर प्रयोज्य नहीं होंगे जब वह लोक अभियोजन के कार्यों का निष्पादन कर रहा हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है राज्य का जो महाधिवक्ता होता है राज्य का महा महाधिवक्ता, जैसे जिसको एडवोकेट ऑफ जनरल बोलते हैं, तो जो राज्य का एडवोकेट ऑफ जनरल होता है, भले ही वो इस तरीके से काम कर रहा हो, मामले का संचार कहीं भी जाके वो पैरवी कर सकता है। तो आप जानते हैं ना, स्टेट में अगर है तो किसी भी न्यायालय में जाके पैरवी कर सकता है, भले ही वो इस न्यायालय में जाके या कोई भी न्यायालय में जाके पैरवी कर रहा हो। तो उन पर ये लोगों का असर नहीं चढ़ेगा कि भैया जी इसके अधीन होगा, इसके अधीन नहीं माना जाएगा, उन दोनों के अधीनस्थ नहीं होगा। या कह लीजिए कि वो अभियोजन निदेशालय के अधीनस्थ नहीं होगा। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है या एडवोकेट ऑफ जनरल होता है, वो मामले का संचालन भले ही कहीं भी किसी भी कोर्ट में कर रहा हो, वो अभियोजन निदेशालय के अधीनस्थ नहीं होता। ठीक है, काफी बड़ा रैंक का होता है, तो अभियोजन निदेशालय के अधीनस्थ ये नहीं होता है ना। जैसे अटॉर्नी ऑफ जनरल होता है सेंट्रल में, वैसे ही स्टेट में होता है एडवोकेट ऑफ जनरल। तो ये जो है अभियोजन निदेशालय के अधीनस्थ कार्य नहीं करता, ना ही ये उसके अधीनस्थ होता है। भले ही वो किसी न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हो, चाहे सेशन में पैरवी करने चला जाए, तो भी वो अभियोजन निदेशालय के अधीनस्थ नहीं समझा जाएगा। ये आपको याद रखना। ये हो गया आपका अध्याय 2। ठीक है, बाकी जो अध्याय